प्यारे बच्चों, क्लास 12th जैक बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का साइंस कॉमर्स का हो चुका है एग्जाम। जो प्रश्न पत्र आया था उसका मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर्ट्स का एग्जाम कल है और कल के लिए हम लोग जैक द्वारा पूछे गए विभिन्न चैप्टरों से मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे थे। 8 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ग्रुप ए का सारा कंप्लीट है, ग्रुप बी का हम लोगों ने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। 9, 10, 11 चैप्टर बचा हुआ था जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जैक द्वारा 2013 में पूछा गया था। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हार्ले विदर्स, आपको याद रखना, हार्ले विदर्स के द्वारा ये कहा गया था। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का जो कार्य नहीं है विनिमय का माध्यम है, कीमत स्थिरता है, मूल्य संचय है, लेखा की इकाई है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं है, मतलब कीमत स्थिरता इसका नहीं है। तीसरा आपका व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक क्या करता है, नोट निर्गमन करते हैं? तो नहीं। क्या नोट निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है, ग्राहकों को ऋण देते हैं, ये दोनों काम करता है। तो आपका द हो जाएगा, ब और स दोनों। फिर है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात क्या हो जाएगा? घटता है। नगद कोष अनुपात मतलब होता है CRR, मतलब बैंक को जो अपने पास रखना है पैसा, अगर उसको रिजर्व बैंक बोलेगा कि कम कर दिए तो वो अपने पास कम पैसा रखेगा और ज़्यादा पैसा ऋण में देगा, तो बाजार में साख का विस्तार होगा। पांचवा है, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में, उसकी क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। अब साइड में देख सकते हैं जैक में जो पूछा गया था। छठा है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। ये CBSE 2015 में आया था। तो नियमन जो करता है वो आपका करता है योजना आयोग। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो ये योजना आयोग नहीं होगा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आप लोग का आ सकता है। देख सकते हैं यहाँ 2015 और 2020 में आया था। तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार भी लिखा रहेगा तो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 7वां का बी हो जाएगा। 8वां नंबर है, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक क्या करेगा? तो जमा स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर आदि की सुविधा देते हैं, इनमें सभी। तो लॉकर का सुविधा इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद है आपका, भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1969 में। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो ये निकालने का जो माध्यम है वो है, आप पैसा निकाल सकते हैं आहरण पत्र द्वारा, चेक द्वारा, ATM द्वारा, तीनों द्वारा। तो द हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए ये क्वेश्चन 12 में, 14 में, 16 में और 18 में पूछा था। मुद्रा का कार्य। तो मुद्रा का जो कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पर होगा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय, इनमें सभी हो जाएगा बच्चों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ये जो है वो आपका है व्यापारिक बैंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, 15 में पूछा है, फिर 23 में पूछा है, कॉमर्स में भी पूछा है। तो ये व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसको एकदम याद रखें, ये भी हिट क्वेश्चन है। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? तो इसकी कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय। उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका बच्चों, द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का एजेंट है, बैंकों का नोट जारी करता है, इनमें सभी हो जाएगा। 17 है, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 500 और 1000 का नोट का कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सा हो जाएगा, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। 18 है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पर निम्न में है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ब हो जाएगा।
विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था 1944 में हुआ था। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण खाली स्थान करती है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो आपका केंद्रीय बैंक करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक बोलिए, वही मौद्रिक नीति करती है। और अगर वो यहाँ राजकोषीय नीति रहता तो वो सरकार करती है। ठीक है बच्चों, आगे है हम लोग 10वां चैप्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसको हम पढ़ देते। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? प्रत्यक्ष करों का यहाँ जोड़ा पूछ रहा है, तो ये है आपका संपत्ति कर और आयकर, ये प्रत्यक्ष कर का जोड़ा है। ठीक है। निम्न में कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो सही माप है आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है आपका उत्पादन शुल्क। असंतुलित बजट में क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, घाटा ऋण या नोट छाप का पूरा किया जाता है। तो ये आपका द हो जाएगा, मतलब ब और स दोनों हो जाएगा। बजट, तो बजट जो है वो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है। ठीक है। सरकार के आर्थिक नीति और दस्तावेज है, सरकार के नए कार्यक्रम, ये तीनों है बच्चों, तो इनमें सभी हो जाएगा। ज़्यादातर आंसर इनमें सभी ही होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष होता है, तो ये भी बहुत हिट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। ये जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। 7वां नंबर है आपका बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो इसके संगठक है आपका राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों है आपका। स हो जाएगा, अ और ब दोनों। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो यहाँ पर शामिल जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर जो है वो है आयकर जो है प्रत्यक्ष कर, मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही टैक्स का भुगतान करता है, तो वो आप प्रत्यक्ष कर कहलाता है। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों है, स आंसर इसका हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य को दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले हैं हमारे डाल्टन साहब, तो यहाँ स हो जाएगा। किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संतुलित बजट। किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है? सॉरी, इसका हो जाएगा आपका घाटे का बजट बच्चों, घाटे का बजट। निम्नलिखित में कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो यहाँ राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो ऋणों की वसूली। बजट में हो सकता है, तो बजट में हो सकता है आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक, तीनों हो सकता है, द हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो सरकार का पूंजीगत है ब्याज का भुगतान। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों है। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों है, तो आपका स हो जाएगा, अ और ब दोनों। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो यहाँ प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो है निगम कर। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा जो है वो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर होता है। मतलब घाटा कब होगा? जब प्राप्ति कम हो और खर्चा ज्यादा हो, तो वो राजस्व घाटा हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो जीएसटी से जो बाहर रखा गया वो है तंबाकू उत्पादन को। अब लास्ट चैप्टर है इसका बच्चों 11वां नंबर चैप्टर से, कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, द इनमें सभी, तो आपका इनमें सभी हो जाएगा। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो अदृश्य मदे जो है उसमें आपका बैंकिंग, जहाज रानी और सूचना सभी आ जाते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा। ज़्यादातर आंसर इनमें सभी ही रहता है। फिर है भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में कौन दृश्य मद है? तो यहाँ दृश्य मद जो है वो है इनमें सभी। फिर है आपका व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है वस्तुओं के आयात और निर्यात से। भुगतान संतुलन के असमान का कारण है, तो इसका असमान का कारण है प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा।
स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? तो ये रूप है आपका विनिमय दर की स्वरमान प्रणाली और विनिमय दर के ब्रेटन वुड प्रणाली, दोनों है तो आपका स हो जाएगा और वह दोनों। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो इसका निर्धारण जो होता है वो मांग पूर्ति शक्तियों द्वारा होता है तो द हो जाएगा। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो यहाँ पर भी आपका इनमें सभी हो जाएगा। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो इसका आंसर होगा दृश्य मदें। इसमें इनमें सभी नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, दृश्य मदें हो जाएगा। भुगतान शेष का घटक है, भुगतान शेष का जो घटक है वो चालू खाता और पूंजी खाता दोनों है तो आपका करेक्ट आंसर स हो जाएगा, अ और ब दोनों। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है इनमें सभी को। चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं? तो दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात, इनमें सभी, तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित तो होते हैं? तो इसमें जो सम्मिलित होता है चालू खाता और पूंजी खाता दोनों होता है तो अ और ब दोनों हो जाएगा। बच्चों थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? तो विनिमय दर का जो रूप है वो आपका हो जाएगा स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दोनों है तो स हो जाएगा, आ और ब दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो कथन है वो है आ में कहता है स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, ब कहता है लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों मतलब विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के आधार पर होता है तो आपका करेक्ट आंसर स हो जाएगा, आ और ब दोनों। फिर है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो इसका निर्धारण जो होता है वो होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा, स हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? चालू खाते का जो घटक है वो आपका हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात। भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन आर्थिक कारण है? तो यहाँ आर्थिक कारण है आपका राजनीतिक अस्थिरता। पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत खाली स्थान होने की प्रवृत्ति, जो होने की प्रवृत्ति है वो हो जाएगी कमी होने की प्रवृत्ति हो जाएगा। उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में खाली स्थान की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह की स्थिति होगी? तो यहाँ हो जाएगा मांग अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है। 21 नंबर है निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो मुद्रा की जो पूर्ति में कमी होगी वो होगा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तीर्थी विनिमय। 27 है आपका निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? तो चालू खाते का आपका घटक हो जाएगा आपका वस्तुओं का आयात। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है तो ये कारण है आपका विदेशी उपहार। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कि किसी काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध है। यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, मद दिया है दृश्य मद का इतना और आयात दिया है इतना 2020 में और 2021 में। तो वर्ष 2020 से 2021 में व्यापार संतुलन खाली स्थान करोड़ से है तो कितना करोड़ से है? तो यहाँ हो जाएगा 50 बढ़ जाएगा। 50 आपका क्या हो जा रहा है? यहाँ देख रहे हैं बढ़ जा रहा है 50, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। तो ये थे आपके चैप्टर बाय चैप्टर जैक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।